माइनस टेक के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का इस हम माइनस टेक के जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम बेसिक HTML का जो हमने पहले HTML देखा था कि जब तक हमारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्लियर नहीं होगी तो हम माइनस टेक की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो थोड़ा सा HTML CSS का ओवरव्यू होगा और जावास्क्रिप्ट हम थोड़ी डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिएक्ट, नोड.js, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस.js पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं। हमने कल कॉल ग्रुप तक पढ़ा था। टेबल्स टॉपिक में कॉल ग्रुप तक पढ़ा था। अब हमारे पास है HTML लिस्ट्स। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने आपको सिखाया था कि फाइल ओपन करने का यहाँ पर तरीका। यहाँ पर हम जाएंगे मर्ज स्टैक में और यहाँ पर हम pmd टाइप करेंगे। कल वाला जो आपका फाइल है आप ये अपना ओपन कर लें और अपने पास कॉपी और रजिस्टर और पेन साथ रखें। कोड डाट यहाँ पर लिखेंगे, स्पेस देके कोड के पास, तो आपके पास ये विजुअल स्टूडियो में पूरा फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर ओपन हो गया है और इसको आपने मतलब क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं HTML लिस्ट में। HTML लिस्ट में हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसके पास हमारे पास कभी डॉट होता है, कभी कोई और शेप होता है, कभी बुलेट पॉइंट्स के टाइप से हमें कोई शेप्स दिए जाते हैं ना शुरुआत में अनऑर्डर्ड लिस्ट में। और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि उसके पास कभी नंबरिंग होते हैं रोमन में, कभी ABCD होता है जो हम MCQ टाइप लिखते हैं, या कभी कभी रोमन जो है ना नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में। तो हमारे पास ये होती है अनऑर्डर लिस्ट जो हम UL से बनाते हैं। ठीक है, UL लिख के यहाँ पर मैं आपको कोड करके दिख रहा हूँ, कोड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये कल वाला हमारा फाइल है। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं सेकंड क्लास का HTML में जाके, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं index2.html। ठीक है, तो मतलब ये लेक्चर 2 का हमारे पास फाइल बन गया। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। स्टाइल को भी हमने क्लोज कर लिया। तो HTML का फाइल क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का आपको मैंने बताया था कि आप HTML5 लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर HTML:5 लिखेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट एक बन के आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लेक्चर 2 करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है हमारे पास। और उसके बाद अब यहाँ पर हम बना रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, UL, और उसके अंदर li आप वैसे तो मैन्युअल लिखेंगे तो li हमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये स्टार हैस्ट्रिक का साइन आपको 8 के पास मिल जाएगा। शिफ्ट पकड़ के 8 प्रेस करेंगे तो हैस्ट्रिक आपको मिल जाएगा। और जितनी लाइंस बनानी है वो नंबर आपने यहाँ पर देना है। तो इमेट एब्रीवेशन, ये एक एब्रीवेशन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 लाइंस क्रिएट हो जाएंगी अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हेलो। ठीक है, हाय एंड देयर इज हाय। ओके, तो ये आपके पास बन के आ गया और आपने ऐसे क्या करना है, गो लाइव पर क्लिक कर देना है। जब भी आप गो लाइव पर जाएंगे तो आपके पास ये ब्राउजर में ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर ये अनऑर्डर लिस्ट आपकी बन चुकी है। उसके बाद है आपके पास ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है, OL के यहाँ पर OL लिखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट आपकी बन जाएगी, नंबरिंग के हिसाब से नंबरिंग आ जाएंगे। ठीक है, और आपके पास है HTML also support description lists. A description list is a list of terms with a description of each term. The DL tag defines the description list, the DT tag defines the term name, and the DD tag describes each term. ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ये भी हम ट्राई करते हैं कि डिस्क्रिप्शन हम कैसे, और यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर आप ये लगाएंगे और उसके बाद आप जब भी ब्राउज़र में जाएंगे तो ये खुद से रिफ्रेश हो जाएगा और आप चेक करें कि एक लिस्ट है जिसमें हमने एक टाइटल है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। तो ये भी हम इस हिसाब की भी लिस्ट बना सकते हैं अपने HTML में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और अदर लिस्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप सर्कल देना चाहते हैं, स्क्वायर देना चाहते हैं, या नॉन करना चाहते हैं, तो वो स्टाइल्स में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट में आपके पास रोमन आप नंबर्स दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर
टाइप 1, टाइप ए छोटा, कैपिटल ए। तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरव्यू है तो हम इसके हिसाब से यहाँ पर ओवरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद HTML ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक है, HTML ब्लॉक और इनलाइन, तो हमारे पास स्टाइल में ब्लॉक और इनलाइन, हम इनलाइन CSS में हम ब्लॉक और इनलाइन डिफाइन करते हैं वैल्यूज। तो उसका मतलब क्या है? अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट always starts on a new line and the browsers automatically add some space, a margin before and after the element। क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट होता है जब भी हम देते हैं, तो क्या होता है कि दो एलिमेंट के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एक तो होता है इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जब भी हम देते हैं तो वो न्यू लाइन लेके एक प्रॉपर सी मार्जिन लेके आपके पास आ जाता है, ठीक है, एलिमेंट को। और क्या होता है कि जो यहाँ पर जो मतलब कॉमनली यूज ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, एक तो पैराग्राफ टैग है, एक तो डिव है। तो ये प्रॉपर सी मार्जिन लेके पैडिंग लेके अपनी आ जाएंगे और एक न्यू लाइन पर स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास ये हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो HTML में यूज होते हैं। तकरीबन एड्रेस है, आर्टिकल है, साइट है, ब्लॉक कोट है, कन्वास है, DD है। ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने इनको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, जैसे कल आपको असाइनमेंट दी थी, आपने इनको ट्राई करना है, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपने एक वेब पे ट्राई करने हैं और मुझे दिखाने हैं, ठीक है। और उसके बाद है इनलाइन एलिमेंट्स। An inline element does not start on a new line. An inline element only takes up as much width as necessary. This is a span element inside a paragraph। ठीक है। तो ये इनलाइन एलिमेंट स्पेस नहीं लेते, एक प्रॉपर सी स्पेस और लाइन न्यू लाइन नहीं लेते। जो भी स्पेस दी जाती है इनको, जो भी लाइन पर मतलब स्टार्ट किया जाता है, उसी लाइन पर ये जो है ना मतलब एक प्रॉपर सी अपनी थोड़ी सी स्पेस लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हेयर आर इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। तो ये सारे इनलाइन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। जैसे हम फॉर एग्जांपल H2O लिखते हैं, तो H2 जो होता है H के साथ, वो यहाँ पर सेम लाइन पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सब टैग होगा, सब या सुपरस्क्रिप्ट दोनों टैग्स होंगे। ये चेक करें, सब टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो ये प्रॉपर से एक्सप्रेशन जब भी हम देते हैं मिश्रण नंबर को, तो वो भी उसके ऊपर ही पास में ही आ जाता है, ठीक है, न्यू लाइन लेके नहीं आता। तो ये सारे इसलिए इनलाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको ट्राई करके, और लिंक्डइन पर ज़रूर मेंशन करना है और अपलोड करना है, ठीक है। तो रोज़ आपकी एक नए का असाइनमेंट होगी। तो ये आपने सही से कवर करना है। उसके बाद है HTML div। ठीक है, डिव क्या होती है HTML में, कि एक प्रॉपर सा सेक्शन जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं तो हम उसको डिव से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिसल हम डिव एज अ कंटेनर ले सकते हैं। डिव को एज अ कंटेनर कहा जाता है कि एक सेक्शन, मिसलन मुझे हेडर सेक्शन स्टार्ट करना है, तो मैं एक डिव बनाऊंगा, उसके नीचे मैं हेडर सेक्शन का प्रॉपर सा कोड लिखूंगा और डिव को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे बॉडी का सेक्शन बनाए तो मैं डिव बना के, डिव क्या होता है, एज अ कंटेनर काम आता है कि ये कंटेनर हेडर का है, ये कंटेनर बॉडी का है, ये कंटेनर फुटर का है। तो इस वजह से हम डिव को यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास HTML क्लासेस, ठीक है। HTML में हम क्लास एट्रीब्यूट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। द HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई क्लास फॉर एन HTML एलिमेंट। क्लास हम जब भी CSS में स्टाइल देते हैं तो क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास डिफाइन करने के लिए HTML एट्रीब्यूट, HTML एज एट्रीब्यूट हम बोल लेते हैं एलिमेंट में, ठीक है। एट्रीब्यूट आपको मैंने कल समझाया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कि HTML के एलिमेंट में अंदर आता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिव में अंदर ये डिव को ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इस डिव का नाम क्या है, सिटी है, ठीक है। इस डिव का क्लास क्या है, सिटी है, ठीक है। तो सिटी को मैं जब भी स्टाइल करूंगा तो ये पूरे डिव में जो भी चीजें होंगी वो स्टाइल हो जाएंगी, सही है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिटी को जो भी स्टाइल किया है ये पूरे इसमें आ गए होंगे, सिटी में, इस सारे सिटी में ये स्टाइल अप्लाई हो चुके होंगे। तो हम इसको यहाँ से इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए और तो मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर जो भी ये चीज़ें हैं आपको ब्राउज़र में नज़र आएंगी। तो आप चेक करें, सिटी में कलर दिया गया है बैकग्राउंड ऑरेंज, और इनको वाइट किया गया है, और बॉर्डर दिया गया है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। तो सारी ये सिटी सिटी एक क्लास होगा, मिशन एक क्लास जो भी डिफाइन करूंगा तो क्लास को प्रॉपर्टी दूंगा,
क्लास को प्रॉपर्टी दूंगा तो सारे क्लासेस में ये अप्लाई हो जाएगी, जितने बार भी मैं क्लास यूज करूंगा वो सिटी। ठीक है। और जिस जगह पर यूज करूंगा तो उस इसकी प्रॉपर्टीज वो होती जाएंगी। ठीक है, जो स्टाइल में मैं डिफाइन करूंगा। स्टाइल जब भी हम सीएसएस पढ़ेंगे तो स्टाइल पर क्लासेस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। एचटीएमएल आईडी है। एचटीएमएल आईडी भी एज एट्रीब्यूट ही काम आता है। माइक ऑफ कर लें। HTML एट्रीब्यूट भी, HTML आईडी एट्रीब्यूट जो है वो, आईडी जो है एट्रीब्यूट वो HTML के एलिमेंट्स में सेम ही तरीके से हम जैसे क्लास यूज करते हैं वैसे ही हम यूज करते हैं। और ये आईडी भी स्टाइल देने के लिए काम आती है, लेकिन आईडी के कुछ और मकसद होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। जैसे हम आईडी चैप्टर 4 मैंने आपको पढ़ाया था कि मिसल मैं बुक एक डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आईडी लूंगा और आईडी के लिए स्क्रोलिंग फंक्शंस वगैरह में दे सकता हूँ। कल मैंने वो आपको लेक्चर में कल वाले में समझा दिया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो यूट्यूब लिंक आपको ग्रुप में दी गई है, वहां पर जाके वो पूरा वॉच कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लासेस। अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स। क्लास नेम क्या है, मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स में यूज हो सकता है। व्हाइल एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन एचटीएमएल एलिमेंट विद इन द पेज। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका एक स्पेसिफिक जो है ना पर्पस है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल जो क्लास है वो क्लास एट्रीब्यूट जो है वो एक एक से ज्यादा एलिमेंट्स में यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने सिटी का एग्जांपल लिया और सिटी को हमने ज़्यादा एलिमेंट्स में यूज़ किया था, और वो ज़्यादा एलिमेंट्स में उसके प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही थी। लेकिन आईडी क्या है, आईडी हम एक की यूज़ करेंगे एक के एलिमेंट में। ठीक है, एक आईडी हम एक ही एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एलिमेंट्स में आईडी यूज़ नहीं कर सकते सेम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें बेसिक। उसके बाद आई फ्रेम में आ जाते हैं। HTML आई फ्रेम्स। आई फ्रेम्स क्या होते हैं कि मिसलन हमें एक आई फ्रेम तकरीबन हम वीडियोस वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हमें एक वेबसाइट में अंदर एक वेबसाइट चाहिए होती है, ठीक है, एक वेबसाइट में अंदर एक वेबसाइट चाहिए होती है तो हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। मिसलन ये आप चेक कर सकते हैं, एक वेबसाइट में अंदर ये एक वेबसाइट है। ठीक है, तो आप ओपन करोगे तो ये ओपन भी होगी, हर हिसाब से ये आपके पास नज़र आएगी। तो ये किस हिसाब से हम करेंगे, ये अपने आई फ्रेम टैग को यूज करके यहाँ पर इसका SRC देंगे। SRC मतलब URL, एब्सोल्यूट यूआरएल भी दे सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट की एब्सोल्यूट यूआरएल ही आपने देनी है, जो आप लिंक कॉपी करके आएंगे। ठीक है, किसी भी वेबसाइट है जो आपने वेबसाइट ओपन कर ली। लेकिन अगर वीडियो है तो वीडियो की आप एब्सोल्यूट यूआरएल भी दे सकते हो, आप रिलेटिव यूआरएल भी दे सकते हो। मतलब वीडियो डाउनलोड करके भी आप फाइल में रख के और उसको एब्सोल्यूट यूआरएल भी दे सकते हो, और रिलेटिव यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने यहाँ पर देनी है। ठीक है। उसके बाद आई फ्रेम की हम विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप चेक करें कि ये फुल विड्थ का नहीं है, और यहाँ पर ये वेबसाइट में अपने पेरेंट के हिसाब से एक विड्थ और हाइट लेके आए, तो ये अपने अपने हिसाब से हम हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं आई फ्रेम टैग की। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आप चेक करें टारगेट फॉर लिंक। एन आई फ्रेम कैन बी यूज्ड एज द टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक। द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि टारगेट में हम जो है ना ब्लैंक भी हम छोड़ सकते हैं। तब ब्लैंक छोड़ेंगे तो हमारे पास न्यू पेज पर खुल के आ जाएगी वेबसाइट। तो ये जैसे टारगेट मैंने आपको पढ़ाया था एट्रीब्यूट, तो उसका यही पर्पज है। और उसके बाद हम आ जाते हैं HTML जावास्क्रिप्ट। HTML में अंतर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम हेड टैग में क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से आप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग है ये जो, ये ओपनिंग करेंगे और इसको क्लोजिंग करेंगे अपने हेड सेक्शन में, HTML के हेड सेक्शन में। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, नीचे हेड सेक्शन में आपको नजर आता होगा HTML का। बहरहाल हम हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं, और बॉडी के नीचे यहाँ पर, बॉडी के ऊपर यहाँ पर भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट को ऐड। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे तो स्क्रिप्ट का एक टैग बन के आ जाएगा, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी हम करते हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट, यहाँ पर हम ये सेट करते हैं स्क्रिप्ट को। ठीक है। और उसके स्क्रिप्ट भी इनलाइन स्क्रिप्ट हम इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। जो HTML एलिमेंट में यूज होती है, HTML फाइल में यूज होती है, और HTML के फाइल के बाहर भी एक फाइल होता है जिससे हम जावास्क्रिप्ट फाइल यूज करते हैं JS.js एक्सटेंशन से, और उसमें भी हम जो है ना यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फाइल पाथ्स। ठीक है। A file path describe the location of a file in a website's folder structure। यहाँ पर मिसाल हमारे पास फोल्डर है, ये जो मैंने मर्नस्टिक का फोल्डर बनाया है। तो यहाँ पर ये जो इमेजेस है अंदर, मिसाल मैं इमेजेस में जा रहा हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड की एक फाइल है। ठीक है। तो ये फाइल पाथ मैं कैसे एक्सेस करूंगा,
तो मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल करके दिखाया था, इमेज मिश्रण में जा रहा हूँ और यहाँ पर डॉट लगा के, और यहाँ पर डायरेक्टरी में मैं डायरेक्टरी एक के इमेज एक जो है ना फोल्डर है, उसमें मैं जा रहा हूँ और उसके बाद इमेज का एक ऑप्शन आएगा, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इमेज खुल के आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम बोलते हैं कि फाइल पाथ हम कैसे देते हैं किसी भी चीज़ को। तो जो भी फोल्डर होगा आपके पास, आप पहले डॉट लिखेंगे, स्लेश देंगे, और उसके बाद आपने फोल्डर को क्या करना है, एक्सेस करना है डायरेक्टली, जिस भी चीज़ को आप एक्सेस करना चाहें। तो आपके पास यहाँ पर a file path describe the location of a file in websites folder structure. A file paths are used when linking to external files like web pages, images, style sheets, javascripts। ठीक है। तो इमेज को मुझे एक्सेस करवाने के लिए यहाँ पर इमेज का पाथ देना पड़ेगा एब्सोल्यूट या रिलेटिव यूआरएल के थ्रू। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव पाथ्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बताया, अभी एक इमेज का एग्जांपल करके दिखाया कि फाइल फोल्डर में जब भी हमारे पास कोई चीज़ सेव होती है तो हम उसको रिलेटिव पाथ बोलते हैं और रिलेटिव पाथ देते हैं उस चीज़ का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं HTML हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन मैंने आपको पहले पहले क्लास में पहले ही दफ़ा में डिक्लेयर किया था कि हेड सेक्शन में मेटा टैग्स होते हैं कुछ, और यहाँ पर जो मैंने आपको पहले क्लास में डिफाइन किया था कि हेड सेक्शन में हमारे पास मेटा टैग्स आ सकते हैं, टाइटल आ सकता है, और हमारे पास स्क्रिप्ट टैग आ सकता है, लिंक टैग आ सकता है, ताकि हम लिंक से CSS को कनेक्ट कर सकें, स्क्रिप्ट से हम जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर सकें। और हमारे पास टाइटल क्या होता है कि वेब पेज का एक टाइटल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये टाइटल दे सकते हैं हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल हम दे रहे हैं क्लास 2, लेक्चर 2। ठीक है। तो ये टाइटल सेट हो जाएगा क्लास 2, ठीक है। तो इस हिसाब से हम टाइटल दे सकते हैं अपनी वेब पेज को। तो यही चीज़ें हैं हेड में, और उसके बाद है HTML लेआउट। ठीक है। Websites often display content in multiple columns like a magazine or a newspaper। तो वेबसाइट में क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर होती है कि एक कॉलम में एक चीज़ हो गई, एक कॉलम में दूसरी चीज़ हो गई, या हमारे पास बुक्स होते हैं तो एक प्रॉपर से कॉलम्स बने होते हैं, इंडेक्सेस बने होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर हेडर होता है, ठीक है। यहाँ पर नेव बार होता है, मिसल यहाँ पर भी हम नेव बार दे सकते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन होता है बॉडी या हीरो सेक्शन। उसके बाद हमारे पास फुटर सेक्शन होता है, तो सेक्शंस पे बनी होती है वेबसाइट। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हेडर है, नेव बार है, सेक्शन है, असाइड है, और आर्टिकल है, फुटर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक वेबसाइट में, एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास HTML लेआउट टेक्निक्स। देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टीपल कॉलम लेआउट्स, ईच टेक्निक हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है। CSS फ्रेमवर्क, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, CSS फ्लेक्सबुक, CSS में जब भी आएंगे तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद है HTML रेस्पॉन्सिव। ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। ठीक है। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जो भी ऑल डिवाइसेस पर सही नज़र आए आपकी वेबसाइट, तो मतलब मोबाइल में सही से नज़र आए। ठीक है। और आपके पास लैपटॉप में, मैं आपको यहाँ पर इंडेक्स करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट। तो आपके पास ये लैपटॉप में तो एक एक चीज़ तो सही नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल की स्क्रीन पर लेंगे तो ये मोबाइल की स्क्रीन है मिसलन, तो यहाँ पर भी ये आपको सही नज़र आती होगी। ये आप चेक करें, यहाँ पर ये पहले ये आपके पास नहीं था ऑप्शन, पहले डायरेक्टली आपके पास ये ओपन हुआ पड़ा था, तो यहाँ पर ये आपको पास नज़र आना शुरू हो गया। तो इसको हम टॉगल मेन्यू को एक्सेट करते हैं अपने हिसाब से, स्क्रीन की विड्थ से हिसाब से। तो वो चीज़ हम टर्बेंट CSS और स्क्रीन ब्रेकमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही कि रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप की स्क्रीन पर, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चीज़ें क्लियरली नज़र आए, तो उसके लिए हम रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है। सेटिंग द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट हमें स्केल की डिवाइस के विड्थ के हिसाब से सेट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में पहले चीज़ मेटा टैग ये समझाया था कि हमारे पास इनिशियल स्केल 1.0 और विड्थ डिवाइस विड्थ के हिसाब से ये कंटेंट होना चाहिए। तो ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। तो आप चेक करिए, यहाँ पर ये मोबाइल की स्क्रीन है, ये प्रॉपर सी एक वेबसाइट्स रेस्पॉन्सिव, यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिव है। तो आप क्लियरली फ़र्क चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये इमेज और इस पैराग्राफ में कितना फर्क है, ठीक है। तो विदाउट द व्यू पोर्ट मेटाटैग, ये विदाउट व्यू पोर्ट मेटाटैग है, और ये मेटाटैग के साथ है। तो इस हिसाब से हमारे पास चीज़ें रेस्पॉन्सिव करता है मेटाटैग। रेस्पॉन्सिव इमेजेस। इमेजेस को रेस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, विड्थ प्रॉपर्टी 100% करके हम इमेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये इमेज जितनी हम इंस्पेक्ट करेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ,
इंस्पेक्ट करेंगे तो आप चेक कीजिएगा, ये इमेज खुद ब खुद अपने हिसाब से साइज प्रॉपर सी लेती जाएगी। तो 100% रहेगी विड्थ सबकी इसकी इमेज की उतनी रहेगी, तो आप चेक कीजिएगा यहाँ पर, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज प्रॉपर सी आपको सही से नज़र आ रही है, यहाँ पर आप चेक करें। तो 100% विड्थ करने से क्या होगा, इमेज आपकी रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। फिलहाल के लिए HTML में रेस्पॉन्सिव यही चीज़ आती है। ठीक है, CSS पढ़ेंगे तो क्लियरली हम रेस्पॉन्सिव चीज़ें कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। मैक्स विड्थ आपने 100% करनी है तो आपकी क्या हो जाएगी, इमेज रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने टेक्स्ट है, टेक्स्ट को रेस्पॉन्सिव कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे CSS में। उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर कोड, HTML कंप्यूटर कोड। HTML contains several elements for defining user input and computer code। ठीक है, यूजर इनपुट देने के लिए और कंप्यूटर कोड के लिए हमारे पास HTML के सेवरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोड हो गया HTML KBT फॉर कीबोर्ड इनपुट, कीबोर्ड इनपुट के लिए हमारे पास KBT एलिमेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास HTML सैम्प फॉर प्रोग्राम आउटपुट, प्रोग्राम आउटपुट के लिए हमारे पास सैम्प हो गया। ठीक है, टैग। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको इस तरह का इंटरफेस आपको पास नजर आएगा। मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर, फाइल नॉट फाउंड, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास इस हिसाब से नजर आएंगी। ये जैसे जैसे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो प्री क्या होता है कि ये आपके पास जैसे आप चीज़ें यूज़ करेंगे, ये प्री डिफाइंड जैसे आप चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रिजर्व लिंक ब्रेक, तो जैसे आप चीज़ें डिफाइन करेंगे उस हिसाब से ही आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ आपके पास नजर आएगा। ठीक है, तो ये प्री आप टैग यूज़ करते हो, जिस हिसाब से आप यूज़ करोगे अपने टैग्स यहाँ पर देखें, स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बनाओगे उस हिसाब से यहाँ पर बनता जाएगा। तो ये टैग हम इसीलिए यूज़ करते हैं। उसके बाद HTML सेमेंटिक्स, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इसमें से आई डोंट थिंक कोई काम की है। तो नीचे चलते हैं और फार्म्स पर आ जाते हैं। HTML फार्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हमें यहाँ पर क्लियर करना है, क्योंकि 2 क्लासेस हमारे HTML के थे, 2 क्लासेस हम CSS के लेंगे। एक वीक हमारे सेकंड वाला CSS पर लगेगा, फिर हम उसके बाद हम चलेंगे जावास्क्रिप्ट का, एक क्लास का जावास्क्रिप्ट या 2 क्लास का ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा रिएक्ट का, फोर्थ वीक हमारे पास जो होगा वो रिएक्ट का होगा। ठीक है, और उसके बाद हम Node.js, एक एक वीक हम Node.js, और बाकी चीज़ों को 2 2 वीक लेते चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है डेट का ला के एक एक जो है ना, एक दिन में हमारे पास डेट का ला के तो बहुत है वो। An HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing। क्या होता है कि HTML फॉर्म जो है वो कलेक्ट करता है यूजर इनपुट को, और वो सेवरल जो है ना प्रोसेसिंग सर्वर के प्रोसेसिंग में हमारे पास भेजा जाता है। जैसे हमारे पास डेटाबेस में भेजा गया, या किसी PHP के फाइल में भेजा गया, तो उसके लिए हमारे पास हम HTML फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं जॉन डॉय। तो ये इस हिसाब से हम फार्म बनाते हैं, और ये कैसे बनाएंगे, पहले हम फार्म टैग को यूज करेंगे, फार्म एलिमेंट को यूज करेंगे। तो HTML फार्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फार्म फॉर यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट के लिए जैसे हमारे पास लॉगिन होता है तो उसमें यूजर नेम होता है, ईमेल होता है और पासवर्ड होता है, तो ये चीज़ें हम HTML फार्म एलिमेंट को यूज करके पहले फार्म एलिमेंट यूज करते हैं, उसके बाद हम इनपुट एलिमेंट यूज करते हैं उसमें। इनपुट के डिफरेंट फिर टाइप होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट होता है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो बटन्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास सबमिट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, और बटन हो गया। ठीक है, डिस्प्लेज क्लिकेबल बटन, क्लिकेबल बटन शो करवाता है ये बटन टाइप। डिस्प्लेज सबमिट बटन, ये सबमिट टाइप शो करवाता है कि सबमिट होगा ये बटन। और चेक बॉक्स क्या होता है, डिस्प्लेज चेक बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑफ मेनी चॉइसेस। ठीक है, तो चेक बॉक्स जीरो से लेके और मेनी चॉइसेस तक हमारे पास है। मिसलन हमने एक कर दिया वेब डेवलपमेंट का कोर्स, एक कर दिया C# का, तो हमारे पास ये चीज़ें इस हिसाब से काम आती है। रेडियो बटन क्या होता है, डिस्प्ले रेडियो बटन फॉर चेकिंग वन ऑफ मेनी चॉइसेस, मेनी चॉइसेस करने के लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट सिंगल लाइन ये। ठीक है, तो ये इनपुट देने के लिए हम यहाँ पर ये इनपुट यूज़ करेंगे, टेक्स्ट टाइप, टाइप टेक्स्ट यूज़ करेंगे इनपुट का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम के लिए लेबल पहले दिया गया है, ये इसको हम लेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेबल फॉर एफ नेम फर्स्ट नेम, ये लेबल दिया गया है। ठीक है, फिर BR टैग यूज किया गया है न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन लेने के बाद आपके पास यहाँ पर इनपुट दिया गया है, आपके पास में यहाँ
चेक करता हूँ, और यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर हम चेक करते हैं एक बारी। यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट नेम पहले लेबल है, ठीक है, उसके बाद बी आर टैग यूज किया गया है न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन में ये इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद लास्ट नेम है, लास्ट नेम के बाद भी ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी आर टैग यूज करके, और एक इनपुट टैग लिया गया है, ठीक है, इनपुट, यहाँ पर आप चेक करें इनपुट एलिमेंट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेबल एलिमेंट क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया, रेडियो बटन्स कैसे होते हैं, रेडियो बटन्स इस तरीके के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, चॉइस कोई भी कर सकते हैं, और उसके बाद होते हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स इस प्रकार के होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो सबको हम सिलेक्ट कर, सबमिट बटन इस हिसाब से होता है, इस हिसाब से, ठीक है, क्लिकेबल बटन होता है, और यही था फार्म में यहाँ पर, और फार्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ ना, ठीक है, जैसे एक्शन एट्रीब्यूट हो गया, एक्शन क्या होता है कि एक मिश्रण हमने पीएचपी का पेज बना लिया, और हमने उसको एचटीएमएल के फॉर्म को जो है ना सबमिट कर दिया, बटन को सबमिट करूंगा तो डायरेक्टली एक्शन पेज, एक एचटीएमएल का एक जो है ना पीएचपी का एक्शन पेज है, तो वो खुल के आ जाएगा, और उसमें ये सारी डेटा जो है ना सब ये सारी डेटा शो करेगा उस पेज पर। तो पीएचपी का एक अलग से कोडिंग होती है, तो वो हम कोडिंग करके यहाँ पर ये सारे वैल्यूज जो है ना रिट्रीव करते हैं, वहाँ पर जो भी हम वैल्यूज इनपुट टैग में देंगे और सबमिट करेंगे, तो पीएचपी के फाइल में जाके वो वहाँ पर शो करवाएंगी। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर एक्शन फाइल इस हिसाब से इस तरीके के काम आता है, ठीक है, पोस्ट और गेट मेथड के थ्रू हम जो है ना पीएचपी के ये फाइल यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले ही समझाया कि ब्लैंक होता है तो हमारे पास न्यू टैब खुल के आ जाता है, सेल्फ होता है तो उसी टैब में खुल के आ जाता है, पेरेंट होता है तो हमारे पास जो है ना पेरेंट फ्रेम में खुल के आ जाता है, और टॉप होता है तो हमारे पास फुल बॉडी का विंडो एक खुल के आ जाता है, और फ्रेम नेम होता है तो द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ नेम्ड आई फ्रेम, नेम्ड आई फ्रेम के साथ डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है, तो ये टारगेट वैल्यू मेरे आपको कल वाले क्लास में भी समझाए थे। उसके बाद है द मेथड एट्रीब्यूट, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द एचटीटीपी मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फार्म डेटा, ठीक है, मेथड एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपको बताया गेट और पोस्ट के थ्रू हम जो है ना फार्म डेटा सबमिट करते हैं, तो ये जो है ना यहाँ पर एक्शन में हम पीएचपी का फाइल लेंगे, और मेथड में हम गेट मेथड लगाएंगे, तो गेट मेथड हम पीएचपी के फाइल में जाके यूज करेंगे, उसके बाद हमारे पास डेटा जो है ना रिट्रीव होगा, और उसके बाद हमारे पास ये है एचटीएमएल फार्म एलिमेंट्स, ठीक है, The HTML form elements, the HTML form element can contain one or more of the following form elements, ठीक है, इनपुट हमारे पास फॉर्म एलिमेंट है, लेबल है, हमारे पास सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, हमारे पास बटन है, फील्ड सेट है, लेजेंड है, डेटा लिस्ट है, आउटपुट है, ऑप्शन है, और ऑप्ट ग्रुप है, ऑप्शन ग्रुप है। तो एक तो मैंने आपको असाइनमेंट दी यहाँ पर लिस्ट ब्लॉक और इनलाइन की, ठीक है, और दूसरी असाइनमेंट आप सुन लें, ये है फार्म वाली, ये सारे लेबल्स आपने यूज करने हैं, ये सारे आपने एलिमेंट्स यूज करने हैं फार्म के, ठीक है, और उसी फाइल में जहां पर इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, एक हेडिंग देनी है कि ये ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ब्लॉक की एक्सरसाइज है, ये इनलाइन की एक्सरसाइज है, और ये फार्म की एक्सरसाइज है, तो फार्म के एलिमेंट सारे ये यूज करके मुझे दिखाने हैं, ठीक है, एज असाइनमेंट। वो कल वाली असाइनमेंट भी कुछ लोगों ने नहीं की, तो हम नोटिस कर रहे हैं आज तक वो होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर आपके पास कल वाली असाइनमेंट और इस वाली असाइनमेंट के साथ आपके पास पूरा वीक होगा, पूरे वीक में आपने करनी है, पूरे वीक तक असेसमेंट होगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट काम होगा, फिर असेसमेंट बंद हो जाएगी, ठीक है, तो आपने सही से असाइनमेंट्स पूरी करते जानी है, ठीक है, उसके बाद द इनपुट एलिमेंट, ठीक है, ये आपको खुद को करना है, ठीक है, लेबल क्या होता है कि लेबल देता है एक पूरा, सिलेक्ट क्या होता है कि किसी भी दो चॉइसेस में से हम कोई चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो दो तीन चार पांच जो भी चॉइसेस है हमारे पास, तो ऑप्शन में से हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद है विजिबल वैल्यूज, द यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज, तो साइज एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं नंबर हम दिखाने के लिए, मिसल हम यहाँ पर ये आते हैं, और यहाँ पर हम बारी करते जाते हैं एक्सरसाइज, तो यहाँ पर हमने लेबल कार्स को यूज कर लिया, चूज अ कार, तो हमारे पास यहाँ पर कार्स जो है ना थ्री साइजेस आपके पास शो होंगी, यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर ये तीन शो होंगी कार्स आपके पास, ठीक है, तो ये तीन आपके पास शो हो रही हैं और बाकी नीचे हैं, ठीक है, सिंपली, तो ये इसका यही मकसद है।
वैल्यू साइज का, ठीक है। साइज हम यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करते हैं सिलेक्ट में, और उसका नंबर दे देते हैं। एक 4 यूज करूंगा तो 4 यहाँ पर शो होंगी, 5 यूज करूंगा तो 5 यहाँ पर डायरेक्टली शो होंगे हमारे पास। अलो मल्टीपल सिलेक्शंस, मल्टीपल सिलेक्शंस अलो करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि जितने हम टेक्स्ट लिखते हैं उतने ज़्यादा वो होता जाता है। या हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि 10 रोज हों और 30 कॉलम्स हो, ठीक है। तो हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर व्हाट्सएवर लिख सकते हैं, ये होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। बटन का एक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बटन हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, बटन टैग यूज करके ये बटन इस प्रकार का यूज होगा, ठीक है। Field set and legend elements. The field set element is used to group related data in a form. The legend element defines a caption for the field set element. ठीक है। तो एक क्या होता है कि रिलेटेड डेटा शो करवाता है फॉर्म में फील्ड सेट, और जो लेजेंड होता है वो एलिमेंट क्या करता है कि कैप्शन डिफाइन करता है किसी भी फील्ड सेट, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद आप ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्म बना हुआ है, सुनिए ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर आप इस हिसाब से फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। ये डेटा लिस्ट है, ब्राउज़र की ये लिस्ट है, ठीक है। और ये इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, एज है, फायरफॉक्स है, ओपरा है, क्रोम है, सफारी है। उसके बाद है हमारे पास इनपुट टाइप्स, ठीक है। द चैप्टर डिस्क्राइब्स द डिफरेंट टाइप ऑफ HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास HTML इनपुट एलिमेंट के। HTML इनपुट टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, बटन है, चेकबॉक्स है, कलर है, डेट है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये आपके पास इनलाइन एक असाइनमेंट है, एक ब्लॉक असाइनमेंट है, एक आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स असाइनमेंट है, और ये इनपुट टाइप आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है। तो स्पून फीडिंग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगी, रोज आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आपने करनी है, ठीक है। तो सैटरडे संडे दो दो क्लासेस हैं, ठीक है। दो क्लासेस में जितनी भी आपको असाइनमेंट दी जा रही हैं आपने करनी है, ठीक है, प्रॉपर से। और पूरे वीक के आपके पास, पूरे वीक में आपने असाइनमेंट, ये एक ही असाइनमेंट है आपके पास, ठीक है। दो क्लासेस की एक ही असाइनमेंट है, एक ही फाइल भले बनाए, उसमें सारी ये असाइनमेंट करके प्रॉपर से आप अपलोड कर दें लिंक्डइन पर और मेंशन कर दें। और आपकी नेक्स्ट वीक तक क्या होगा, नेक्स्ट वीक तक इसकी असेसमेंट होगी, उसके बाद असेसमेंट बंद हो जाएगी पहली असाइनमेंट की, ठीक है, पहले वीक की। उसके बाद दूसरे वीक की दूसरी असाइनमेंट होगी, तो आपने ये चीज़ करनी है। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ठीक है। सिंगल लाइन आपके पास शो करवाता है, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट जो होता है सिंगल लाइन इनपुट फील्ड शो करवाता है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इनपुट फील्ड है, ठीक है। पासवर्ड क्या करता है कि आपके पास जब भी आप टाइप पासवर्ड रखते हो तो आपके पास इस हिसाब से आपके पास शो होता है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डाटा शो होगा या स्टार स्टार शो होगा, ठीक है। तो ये हिडन कर देता है पासवर्ड को, ठीक है। तो ये था आपके पास फॉर्म का स्ट्रक्चर। उसके बाद है हमारे पास HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आते हैं, एक तो वैल्यू आता है एट्रीब्यूट। द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड, इनिशियल वैल्यू सेट कर देता है, जिसे आपके पास यहाँ पर हमने एफ नेम कर दिया, ठीक है। इनपुट फील्ड्स विथ इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यूज, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इनपुट फील्ड है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। उसके बाद यहाँ पर चेक करें कि आईडी है और वैल्यू क्या है, जोन है, ठीक है। तो वैल्यू पहले ही आपके पास एक शो होगा कि जोन है, यहाँ पर ये नेम इसका जोन रखा गया है, तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। चीज़ें उसके साथ ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर हम आते हैं और आपको चेक करवाते हैं एक बारी कि उसके पास ट्रांसपेरेंट आपको जोन शो होगा। यहाँ पर आप चेक करें, जोन आपको शो हो रहा है, इनपुट ये डिफाइंड था, ठीक है, पहले से ही। तो आप इसको एरेज करेंगे और आपके पास ये शो था, ठीक है, पहले से ही। तो आप रिफ्रेश करेंगे फिर के आपके पास ये शो होगा, क्योंकि हमने पहले से ही वैल्यू प्री डिफाइंड वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रीड ओनली। तो उसको रीड ओनली क्या है कि आप जब भी रीड ओनली यहाँ पर डिक्लेयर कर लोगे इनपुट में, तो वो सिर्फ रीड होगा, उसके पास आप राइट नहीं कर सकते कुछ भी चीज़। वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो कि ये चीज़ डिफाइंड है, ये चीज़ लिखी हुई है, जोन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पर हम नीचे आएंगे और उसके बाद हम BR टेक लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको चेक करवाते हैं यहाँ पर,
पर हम आ जाते हैं और आप चेक करें। यहाँ पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं बैक प्रेस प्रेस कर रहा हूँ या डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हम मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो ये होता है कि यहाँ पर ये प्रीडिफाइंड है। ठीक है चीज़। और ये रीड ओनली यहाँ पर मेथड है कि हम इसको सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, राइट उसके पास कुछ भी नहीं कर सकते। डिसेबल्ड क्या है कि हम डिसेबल्ड जब भी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम ऊपर से आपको डिसेबल्ड नज़र आएगा, मतलब वो एनेबल नहीं होगा आपके पास। इधर ट्रांसपेरेंट आपके पास शो होगा। यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर हमने कर लिया और यहाँ पर आप आ जाएं तो आपके पास ये डिसेबल्ड है। ये हम इसमें ना कुछ लिख सकते हैं ना कोई चीज़, जस्ट ये सिलेक्शन होगी उसके बाद बस यहाँ पर यही होगा। ठीक है, ये डिसेबल लगा पाए। और उसके बाद हमारे पास साइज एट्रीब्यूट है। हम किसी भी चीज़ की यहाँ पर इनपुट की साइज भी डिक्लेयर कर सकें। ये 4 साइज चाहिए, 4 साइज का चाहिए, 5 साइज का चाहिए या 50 साइज का चाहिए। तो हम इनपुट की लेबल की एक साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि इनपुट हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी एक साइज होनी चाहिए, ये बॉक्स की एक साइज होनी चाहिए। तो वो भी हम डिस्कस यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। मिनिमम लेंथ हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। मल्टीपल हम सेट कर सकते हैं कि हमारे पास इनपुट फील्ड जो है ना वो यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स जो है ना वो एक्सेप्ट करें। ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास इनपुट फार्म एट्रीब्यूट्स। ठीक है, the farm attribute. The input farm attribute specifies the farm the input elements belongs to. ठीक है, किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, फार्म 1 से फार्म 2 से, तो वो हम यहाँ पर चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी इक्वल टू द आईटी एट्रीब्यूट ऑफ द फार्म एलिमेंट इट बिलोंग्स टू। ठीक है, मिसलन ये जो है आपके पास, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर फार्म 1 से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे है, नीचे ये जो है ये फार्म 1 है। ठीक है, ये फार्म 1 है। ये यहाँ पर आईडी जो है ना, यहाँ पर फार्म एट्रीब्यूट जो है ये यूज़ किया गया है फार्म 1 के लिए। तो इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी फार्म 1 है। तो ये दोनों क्या है, एन इनपुट फील्ड लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एचटीएमएल फार्म बट स्टिल अ पार्ट ऑफ द फार्म। ये क्या होगा, ये आउटसाइड, जैसे हमारे पास है दो हम चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। कैसे कि हमारे पास जब भी आप गूगल फॉर्म होता है आपके पास, आपने कभी गूगल फॉर्म बनाया होगा तो उसके पास दो होते हैं, क्या होते हैं कि सेक्शंस होते हैं उसके पास। तो हम इस हिसाब से फार्म के सेक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। ये फार्म की जो फील्ड है, ये जो लेबल है लास्ट नेम, ये इस फार्म का, ये इस फार्म का हिस्सा है। ठीक है, आप सबमिट इसको तो करेंगे लेकिन आपने ये भी फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ये सबमिट होगा। तो इस हिसाब से हम फार्म को जो है ना ये एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर सकते हैं, फार्म एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद फार्म एक्शन एट्रीब्यूट, द इनपुट फार्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फार्म इज सबमिटेड। तो फार्म जो हमारे पास फार्म एक्शन जो होता है, स्टूडेंट वेट आ जाए, तो फार्म एक्शन जो होता है वो यूआरएल को स्पेसिफाई करता है और जो भी डेटा होती है उसके बाद वो प्रोसेस होती है उसी हमारे पास एक्शन में। यहाँ पर आप चेक करें, दिस एट्रीब्यूट ओवरराइड द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फार्म एलिमेंट, द फार्म एक्शन एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप सबमिट एंड इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर फार्म एक्शन क्या है कि ये क्या करता है कि हमारे पास दूसरे भी एट्रीब्यूट लेके आता है, जैसे हम इमेज सबमिट कर सकते हैं इस फार्म में वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर फार्म एक्शन भी होता है और एक्शन भी होता है। जो एक्शन हमारे पास है पीएचपी फाइल में भी हम जो है ना एक होता है हमारे पास पीएचपी फाइल, जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट और गेट मेथड के थ्रू। अब ये हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पीएचपी, हम हमारे पास कोड लिखा नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर गेट और पोस्ट में से डिक्लेयर करके जो है ना हम फार्म की डेटा सबमिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है एचटीएमएल ग्राफिक्स। ठीक है, कन्वास हम यूज़ कर सकते हैं, एसवीजी हम फाइल्स वेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एचटीएमएल मीडिया। ठीक है, HTML मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया ऑन द वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एंड एनिमेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम वेबसाइट में डॉक्यूमेंट में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन हियर और सी लाइक इमेजेस, म्यूजिक, साउंड, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स, एनिमेशंस एंड मोर। Web pages often contain multimedia elements of different types and formats. तो डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया होती है हमारे पास, जैसे रिकॉर्ड्स हो गए, फिल्म्स हो गई, हमारे पास वीडियोस हो गए, साउंड्स हो गए, एनिमेशंस हो गए और ज़्यादा कुछ। जिसे हम जिस चीज़ को सी कर सके या हेयर कर सकें, जिसको हम सुन सके या देख सकें, तो वो चीज़ मल्टीमीडिया में आ जाती है। तो उसके बाद हमारे पास ब्राउज़र सपोर्ट होता है कि किस किस चीज़ को कौन कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर
MPEG है, AVI है, ये चीज़ सारी ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फाइल्स। और डिस्क्रिप्शन है डेवलप्ड बाय मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये सारी चीज़ें ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक्सटेंशन से वीडियो की, वीडियो फाइल्स की, आइडियो फाइल्स की एक्सटेंशन से, तो ये भी आप देख सकते हैं एक बार। और उसके बाद HTML का वीडियो हम कैसे इनपुट करेंगे अपनी वेबसाइट में, वीडियो टैग को यूज़ करके, वीडियो टैग को यूज़ करके, और उसमें हम SRC में वीडियो यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे movie.mp4 है हमारे फाइल में, मिसल फोल्डर में हमारे पास, जैसे हम इमेज पढ़ी है ऐसे ही वीडियो पढ़ा है, तो हम यहाँ पर वीडियो वीडियो को यूज़ करके और उसके अंदर सोर्स को यूज़ करके एलिमेंट को, और उसमें SRC पुट कर देंगे और टाइप वीडियो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। वीडियो की टाइप जो भी हमारे पास एक्सटेंशन है वो आप यहाँ पर लगा देंगे, वीडियो स्लैश एक्सटेंशन डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। तो जो है ना, अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो वो आपके पास शो नहीं करेगा वीडियो को, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स एक यहाँ पर आप डिक्लेयर कर लोगे तो आपके पास एक होता है ऑटो प्ले का ऑप्शन। तो ऑटो प्ले हो जाता है एट्रीब्यूट के, ऑटो प्ले आप जब भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास म्यूटेड होता है कि आप डायरेक्टली वीडियो को म्यूट कर दो, जब भी आपके पास वेबसाइट ओपन होगी तो आपके पास वीडियो म्यूट होगा, ठीक है। तो ये वीडियो एलिमेंट कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं, क्रोम का 4.0 ब्राउज़र वर्जन सपोर्ट कर रहा है, एज का 9.0 कर रहा है, 3.5 से कर रहा है, ये सफारी 4.0 से कर रहा है, और जो है ना ओपरा 10.5 से ब्राउज़र वर्जन से सपोर्ट कर रही है ये चीज़ें वीडियो एलिमेंट को, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये शो किया गया है चार्ट। HTML वीडियो मीडिया टाइप्स, तो मीडिया टाइप्स ये सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ पर MP WebP OGG फाइल। और उसके बाद आइडियो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आइडियो की भी यही मेथड है कि आइडियो एक यूज़ करना है और कंट्रोलर साथ में यूज़ करना है, ताकि हम आइडियो को प्ले और ऑफ कर सकें, जो आपके पास पास का ऑप्शन होता है आइडियो में, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई, कंट्रोलर्स ऑटो प्ले हो जाए जब भी वेबसाइट ओपन हो, या म्यूटेड हो, यहाँ पर म्यूटेड भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में जब भी हमें आइडियो या वीडियो की ज़रूरत पड़े। उसके बाद HTML प्लगइन्स, ठीक है, टू रन जावा एप्लेट्स, टू रन माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल्स, टू डिस्प्ले फ्लैश मूवीज, ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए, टू स्कैन फॉर वायरसेस, ये हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर snip.html यूज़ करके, यहाँ पर id.jpeg यूज़ करके डेटा को, तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद HTML यूट्यूब के वीडियोस हम कैसे ओपन करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर ये दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जियो लोकेशन है, ये चीज़ें हैं। तो आपके पास असाइनमेंट जो मैंने आपको दी है वो आप जहन में रखिएगा कि असाइनमेंट एक तो इनलाइन की है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, आप सारे गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। असाइनमेंट है आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की, ठीक है। उसके बाद आपके पास असाइनमेंट है इनलाइन एलिमेंट्स की, ठीक है। आपने ये यूज़ करने हैं प्रॉपर से ये यूज़ करने हैं। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाना है प्रॉपर, पहले उसमें हेडिंग देनी है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट से उसकी असाइनमेंट है, तो उसमें ये सारे यूज़ करके दिखाने हैं मुझे। उसके बाद आपने इनलाइन यूज़ करना है, ठीक है। इनलाइन आप एक पैराग्राफ देना है, इनलाइन का एक ऊपर से हेडिंग देनी है कि इनलाइन की असाइनमेंट है ये, उसके उसमें ये सारी टैग्स यूज़ करके दिखाना है। उसके बाद ये पूरा वीक है आपके पास इसके लिए। उसके बाद मैंने आपको दिया टॉपिक HTML फार्म एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। तो फार्म के एट्रीब्यूट्स मुझे यहाँ पर यूज़ करके दिखाने, यहाँ पर थे एलिमेंट्स में, एलिमेंट ये सारे मुझे यूज़ करके यहाँ पर दिखाने, ठीक है। तो ये भी उसी फाइल में आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इनपुट टाइप से शायद आ जाते हैं हम। तो इनपुट टाइप ये आपने यूज़ करने हैं, नीचे आके हेडिंग देनी है एक प्रॉपर सी के ये इनपुट टाइप है, ये भी आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। और यही थी असाइनमेंट आपकी प्रॉपर। तो ये आपने इस पर फोकस करना है चीज़ों पर, और नेक्स्ट वीक तक असाइनमेंट की असेसमेंट होगी, उसके बाद पहले वीक की असाइनमेंट की असेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ पोस्ट करनी है लिंक्ड पर जाके, और मेंशन करना है कंपनी नेम को, तो असेसमेंट जैसे हम आपकी कर सके कि किसने की है किसने नहीं की है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम HTML हमारी क्लियर होती है, हम CSS नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक हमारा पूरा CSS का होगा। उसके बाद हम एक वीक जावास्क्रिप्ट का लेंगे, ठीक है।
या 2 वीक्स भी चल सकता है जावास्क्रिप्ट। तो पहला मंथ आपका यहाँ पर ओवर होगा, और दूसरे मंथ में हम तकरीबन रिएक्ट जेएस को तकरीबन 2 वीक्स में रिएक्ट जेएस को करेंगे, और 2 वीक में मोंगोडीबी को करेंगे। और जो नेक्स्ट वीक आएगा, लास्ट वाला वीक, तो हम एक वीक में हम जो है ना 2 वीक में हम करेंगे मोंगो नोड जेएस को, और 2 वीक में हम करेंगे एक्सप्रेस जेएस को। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। ये हम HTML और CSS इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक हमारे पास होना चाहिए। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है लिंक्डइन पे, उसका थोड़ा सा काइंडली बता दें। जी जी। आपने एक पोस्ट क्लियर एक जो है ना डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने, ठीक है। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, फिर क्या करना है, आपने लिंक्डइन पर जाना है, पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट करने ये लगाना है कि जो यंग डेव इंटर्न्स का फ्री कोर्स चल रहा है, उसमें क्या है कि हमारे पास ये असाइनमेंट दी गई थी सेकंड लेक्चर की या फर्स्ट लेक्चर की, वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो है ना यंग डेव इंटर्न को मेंशन करना है, @ की साइन होती है, @ उसमें आपने यहाँ पर यंग डेव इंटर्न लिख देना है, तो मेंशन हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर, ये आप व्हाट्सएप पे भी थोड़ा सा लिख के सेंड कर दीजिएगा हमें। जी हाँ, जरूर। किसी का और कोई क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन था। सर जो असाइनमेंट। जी जी। एक करे पहले। जी हमसे आप करें क्वेश्चन। सर जावा स्क्रिप्ट बेसिकली हमें इसका कोई आइडिया नहीं है इतना खास, क्योंकि आगे रिएक्ट और नोड वगैरह ये भी सारा जावा स्क्रिप्ट के बेस पे होगा, सारा आगे चलने वाला सारा सिस्टम हमारा मर्न स्टैक का। तो सर हम हम्म। जावा को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे लें HTML CSS से की निस्बत। अ, देखिए, ग्रुप में वो डिसाइड करते हैं हम। मैं ग्रुप की चैट ओपन करता हूँ, आपसे सबसे पहले पूछता हूँ। तो अगर आप सारे एग्री हैं, वोटिंग करवाते हैं, पोल लगाते हैं, अगर आप सब एग्री हैं तो मैं जावास्क्रिप्ट पर कर देता हूँ, इसके कोई मसला नहीं। CSS को हम स्किप कर देते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को हम ज़्यादा टाइम लेंगे। जी। जी सर। जी, आप क्वेश्चन पूछें। सर जो असाइनमेंट आपने चाह रही थी ये एक फाइल में होंगी या अलग अलग फाइल बनाएं? पहले लेक्चर का अलग से फाइल बनाएं, उसकी अलग से पोस्ट करें, और सेकंड लेक्चर का अलग से फाइल बनाएं, उसकी अलग से पोस्ट करें, ठीक है। नहीं, जो आज दी है जो 4 असाइनमेंट्स आपने, एक जो HTML आज दी एलिमेंट। है, हाँ हाँ हाँ, मैं समझा। जो आज दी है वो आज आपने चार ही टॉपिक्स हैं, तो वो चार ही एक ही फाइल में करनी है, ठीक है। और जो कल वाली जो भी टॉपिक्स है वो एक फाइल में करने हैं। ओके, क्लियर। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन? सर मैप के बारे में कुछ पूछना था। किसके बारे में? मैप जो हम लोकेशन नहीं यूज करते हैं, उस हाँ HTML कैसे हाँ। डिफाइन करेंगे? जी जी, संभव है। यहाँ पर हम जियो लोकेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। सिंपली locate the user's position. The HTML geolocation API is used to get the geographical position of a user. Since this can compromise privacy, the position is not available unless the user approves it. ठीक है। तो जब तक यूजर अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये यूजर की जो जियो लोकेशन है वो आपके पास शो नहीं होगी, यूजर जब तक ये खुद नहीं कर पाएगा। द गेट करंट पोजिशन मेथड इज यूज टू रिटर्न द यूजर्स पोजिशन। क्या करता है कि यूजर्स की पोजिशन, ये गेट करंट मेथड होता है, एक गेट करंट पोजिशन, तो ये देता है। और उसके बाद एक और हमारे पास होती है मेथड, तो वो मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट में चलता हूँ और आपके पास दिखाता हूँ कि हम कैसे सिंपली अपनी HTML को हम HTML में लोकेशन को इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, मैं वो फाइल ओपन करता हूँ, जस्ट सेकेंड। पर हम आ गए, और यहाँ पर एक वेबसाइट है, फाइल को ओपन करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, माइक ऑफ करते हैं, जस्ट सेकेंड। यहाँ पर लोकेशन यूज़ की गई है, कॉन्टेक्ट।
ये आप चेक करें। यहाँ पर आप आई फ्रेम एक टैग यूज़ होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, आप पहले सबसे पहले क्या होता है कि हम मैप्स में जाते हैं, ठीक है। गूगल मैप्स आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर गूगल मैप्स मैंने लिख लिया। जिस भी चीज़ की आपको लोकेशन लगानी है, ठीक है, वेबसाइट में गूगल मैप्स, गूगल गूगल मैप्स, ठीक है। गूगल मैप्स में आप चले जाएंगे और यहाँ पर आप ये ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है। और आपको जिस चीज़ की लोकेशन लगानी है, जिस भी चीज़ की जो भी लोकेशन आपने लगानी है अपनी वेबसाइट में, तो कोई सा भी आप लोकेशन सर्च कर सकते हैं। मसलन मॉडल मॉडल सिटी भी यहाँ पर सर्च करता हूँ। ये मॉडल सिटी, जस्ट सेकंड, थोड़ी लोडिंग लगा रही है। तो मॉडल सिटी को मैंने क्लिक किया और ये मॉडल सिटी आपके पास यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। शेयर पर क्लिक करूँगा तो आपके पास एम्बेड मैप होगा यहाँ पर। तो आपके पास ये जो लिंक है, ये कॉपी HTML पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपकी जो ये फाइल है, मिस फॉर एग्जांपल ये फाइल है index2.html वाली, हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे, नीचे आएंगे और यहाँ पर ये लगा देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पर जाके हम इसको सारों को यहाँ पर, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगे हुए हैं तो हम इसको रहने देते हैं और यहाँ पर आप चेक करें, ये प्रॉपर सी मैप आ गई, ठीक है। तो हो गई क्लियर? क्लियर हो गया आपको? ओके। तो ये था आपका यहाँ पर लेक्चर था। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज हम एंड करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, तो लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।